आज कुछ ज़्यादा ही राहुल गांधी एग्रेसिव थे। हुँ। एग्रेशन में थोड़ा-सा आज लगता है कि एक स्टेप वो आगे बढ़ गए। कहीं इसी वजह से तो वो सफ़ेद टी-शर्ट पहन के नहीं रहते हैं कि सफ़ेद को शांति का प्रतीक कहा जाता है, आज उन्होंने नीला पहन लिया। ज़ाहिर-सी बात है कांग्रेस के लिए थोड़ा-सा हुँ। एम्बैरेसिंग था क्योंकि लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि भाई इस धक्का-मुक्की में मुझे भी घुटनों में चोट आई है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। संसद अखाड़ा बन गया और अखाड़ा ऐसा कि 2 बीजेपी के सांसदों को हल्की-फुल्की चोटें भी आ गईं, शायद वो ज़्यादा चोटें भी हो सकती हैं क्योंकि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भर्ती हैं और वहाँ के डॉक्टर अजय शुक्ला हैं, जिन्होंने कहा है कि दोनों सांसद जब आए, तो वो अस्थिर थे। उसमें एक सांसद भाजपा के हैं सारंगी और दूसरे सांसद हैं मुकेश राजपूत। और ये हुआ क्या? ये अखाड़ा कैसे बन गया सांसद? तो संसद ऐसे अखाड़ा बना जैसे कि आज कांग्रेस पार्टी के और उनके सहयोगी दल जो हैं वो संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे अंबेडकर की मांग को लेके। अमित शाह उनसे माफ़ी मांगे इन सारी चीज़ों को लेके और बहुत ही सिंबॉलिक सब कुछ चल रहा था। अचानक ही खबर आती है कि 2 भाजपा के सांसदों को चोट लग गई है। तो आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने मार्शल आर्ट सीखी है और उन्होंने ही कुछ ऐसा कर दिया कि 2 भाजपा के सांसद जो हैं वो घायल हो गए? क्या कहते हैं अरुण जी? देखिए पूजा जी, मार्शल आर्ट का प्रयोग उन्होंने किया ये तो दूसरी अलग बात है, लेकिन हुँ। ये बात सत्य है कि राहुल गांधी जी मार्शल आर्ट जानते हैं जी। और एक मार्शल आर्ट की एक आर्ट है। उसकी एक खास जो शैली में वो एक्सपर्ट भी हैं, जी। ऐसा कहा जाता है। हुँ। नहीं, कई बार उनके वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी आए जिसमें वो रोल करते हुए दिखाई इसीलिए देते मैंने हैं। कहा कि जी, वो जी। एक खास शैली है, हुँ। उसमें वो एक्सपर्ट भी हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं। हुँ। खैर इसके अलग हम लोग जो आज आप बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की बात, जी। तो ये पार्लियामेंट परिसर में जो है दोनों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा था। हुँ। कांग्रेस पार्टी तो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है विभिन्न मुद्दों पे हुँ। सरकार को घेरने के लिए और उसमें विभिन्न प्रकार के जो सिंबल्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। कभी वो टोपी में बदल लेते हैं या फिर कभी जैकेट टी-शर्ट के में साथ पहन में, लेते हैं। टी-शर्ट के जी, साथ जी, में। जी। इस तरह का प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी का लगातार चल रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे ढंग की जो सरगर्मी बढ़ी हुई है। आज एक्चुअली बीजेपी ने भी उसी तरह परिसर में जो है उन लोगों से कुछ दूरी पर परिसर में ही, जी। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर परिसर में प्रीमाइसेस में दोनों पार्टी प्रोटेस्ट में आमादा हो गई क्योंकि कल की घटना जो है, कल या यूँ कहें कि परसों की घटना है जिसमें कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है अम्बेडकर पे चर्चा, संविधान पे चर्चा करते हुए जिस तरह से उन्होंने कह दिया था कि साहब जिस तरह से अपोजिशन में पार्टी जो है अम्बेडकर की माला जप रही हैं, अगर इस तरह से उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने किया होता, भगवान का नाम जपा होता तो शायद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। हुँ। तो उससे लोग ऑफेंड हो गए हुँ। और उसके बाद उन्होंने जो प्रोटेस्ट करना शुरू किया, वो उन्होंने एक इस संदर्भ में कहा था कि कांग्रेस ने किस तरह से अम्बेडकर जी का अपमान किया है, संविधान निर्माता अम्बेडकर जी का, और इस समय मौका पड़ने पर जो है मौका परस्त के रूप में जो है वो लोग अम्बेडकर जी की माला जप रहे हैं। ये मुद्दा ये था, लेकिन उसको एक उनकी जो उनका भाषण था उसका छोटा-सा पार्ट जो लेके कांग्रेस ने उसको नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की। कल पूरे दिन में पूरे संसद में ये हंगामा मचा रहा और कल आपने देखा होगा कि उस हंगामे के तहत जो है सभी पार्टीज ऑलमोस्ट एक हो गई कांग्रेस के साथ में। इसके पीछे कई कारण हैं जिसका रिफ्लेक्शन आज आपने देखा कि राहुल गांधी जो अमूमन व्हाइट टी-शर्ट में आते हैं, आज ब्लू टी-शर्ट पहनते हुए जी, हैं। जी, तो जी। इसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ये है कि साहब आपको पता है कि अम्बेडकर जी की ज़्यादातर जो नीले कोट में हुँ। प्रतिमाएँ बनी हुई हैं या नीला जो कोट जो है बहुजन समाज के साथ जो है रिलेट किया जाता है। ख़ासकर आपने देखा होगा चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, वो ब्लू कलर का वो करते हैं या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, हुँ। हाथी का निशान भी ब्लू कलर में ही आपको दिखेगा। हुँ। तो ये एक सिंबॉलिक है, बहुजन समाज के साथ में रिलेट करता है। हुँ। तो आप इसके साथ कह सकती हैं कि जो दलित वोट बैंक है, हुँ। आपको पता है कि 20 करोड़ के आसपास देश की जनसंख्या में जो है दलित पॉपुलेशन है और वो दलित पॉपुलेशन कंप्राइज करती है ऑलमोस्ट 14% इलेक्टोरेट। तो उस चंक पे, हुँ। उस चंक के साथ में इस पार्लियामेंट के मंच को जो है इस्तेमाल करके, जी। इस समय आप जान ही रहे हैं कि संविधान में जो के ऊपर जो बहस हुई, उसमें सभी पार्टी ने अपने-अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की। अगर बीजेपी ने इसको अपने भाषणों में दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस ने लगातार अपने जो 5 दशक से ऊपर का जो उनका रेन रहा है, जो उनका शासन रहा है, उसमें संविधान को जो है किस तरह से उसके साथ में जो इनजस्टिस किया बाबा साहब
के जो नाम को लेकर और उनका अपमान किया। इस तरह से अगर अगर बीजेपी ने घेरा है तो उसके इधर जो है उत्तर देने के लिए जो है आज का जो अमित शाह का जो स्पीच था उसको नैरेटिव सेट किया गया और उसका उत्तर देते हुए आज जो है कल से लेके आज तक आप देख रही हैं। तो इसमें इसमें निशाना क्या है? निशाना जैसे मैंने कहा कि दलित वोट बैंक है। आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी अपने अपने जो जो काडर्स है उसका एक्सपेंशन करना चाहती है। आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था वो दलित, मुस्लिम और उसके साथ फॉरवर्ड क्लास हुआ करता था। ये तीनों मिलके लगातार उन लोगों का कब्जा रहा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में स्थितियां जो इस बार लोकसभा में बदली हैं कांग्रेस के फेवर में हुई हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के साथ में जो है दलित वोट बैंक भी उनकी तरफ आया। नहीं, लेकिन राहुल गांधी आज इतने एग्रेसिव कैसे हो गए? मैं तो ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी एग्रेसिव होते हैं, उसके बाद फिर वो धक्का दे देते हैं और फिर वो कहते भी हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि संसद के प्रवेश द्वार पे मुझे अंदर जाने से रोका गया, इसलिए मैं इस गहमा गहमी में मैंने जो है मेरे से ये मुझे रोकने की कोशिश हो रही थी, भाजपा के सांसद मुझे धमका रहे थे, तो उन्होंने धक्का दे दिया, देखिए, दोनों इसमें कोहनियों से मार दिया। दो जी तरह की बातें आ रही हैं। जी बीजेपी के एमपीज कह रहे हैं कि साहब हम लोग तकरीबन 100 मीटर दूर उनसे जो है 100 कदम दूर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ जहां मीडिया सेंटर उस तरफ कर रही थी प्रोटेस्ट। हम्म कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरफ जहां बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी उस तरफ से जो गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है इधर से जो है सब लोगों ने जो है उनको उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो दोनों पक्ष जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं फुटेज में कि उसमें आमने सामने आ गए। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उसको लीड कर रहे थे, लीडर्स को राहुल गांधी, ऐसा दिखा। आगे बढ़ते हुए जब उनका रास्ता सब लोगों ने रोक के रखा हुआ था वहां पर, तो उसमें उन्होंने जो है एक तरह से देखा जाए तो घुसने की कोशिश की, तो उसमें धक्का मुक्की हुई। और फिजिकली स्ट्रांग राहुल गांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी तो उस धक्के में जो है वो हुआ है और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो दोनों पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल मामला हो गया है और उसको जो है एग्जैक्टली उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब वो सरकार उसमें क्या स्टेटमेंट दे रही है, दोनों के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज कुछ ज्यादा ही राहुल गांधी अग्रेसिव थे। अग्रेसिव तो वो हमेशा रहते हैं। आपने जो उनकी जो दोनों न्याय यात्राएं देखी, अब जो लोकसभा इलेक्शन के पहले न्याय यात्रा थी, उसके पहले भारत यात्रा थी, तो यूथफुल एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके साथ में जो जो सत्ताधारी दल के खिलाफ अगर वो उनकी स्पीचेज होती हैं या फिर चाहे पब्लिक मीटिंग्स में हो या फिर संसद के अंदर, दोनों में उनका एग्रेशन, उनकी स्टाइल है। एग्रेशन में थोड़ा सा आज लगता है कि एक स्टेप वो आगे बढ़ गए, वो बिल्कुल लीड करते हुए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कहीं इसी वजह से तो वो सफेद टी शर्ट पहन के नहीं रहते हैं कि सफेद को शांति का प्रतीक कहा जाता है, आज उन्होंने नीला पहन लिया था। नीला पहन लिया तो हो सकता है उसमें कुछ एनर्जी ज्यादा हो। तो ये तो खैर लाइटर वेन में हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आज का एग्रेशन जो है जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि भाई इस धक्का मुक्की में मुझे भी घुटनों में चोट आई है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी उनको ले जाना चाहिए था राम मनोहर लोहिया और उनके चोट को तो आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बात है ब्राउनी पॉइंट्स या यूं कहें कि एक दूसरे से ज्यादा अपने को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन इसमें सत्य जो है वो ये है कि प्रताप चंद्र सारंगी जो बालासोर उड़ीसा के एमपी हैं, बुजुर्ग एमपी हैं, वो घायल हुए, उनको 3 स्टिचेज लगी हैं उसमें आँख के ऊपर। और दूसरे जो राजपूत साहब हैं, जो मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद यूपी के एमपी हैं, 2 लोगों को चोट आई है, ये तो बात सत्य है। और दोनों लोग जो है आरएमएल में भर्ती भी हुए। तो कह रहे हैं कि सेमी कॉन्शियस हैं। सेमी कॉन्शियस, अब ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये इस पे कंफर्म होकर हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन उसमें ये है कि दोनों एडमिट हुए हैं और सारंगी साहब को जो है 3 स्टिचेज भी लगे हैं, ये भी खबर आई है। तो ये जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 एमपी जो है कम से कम बीजेपी की तरफ घायल हुए हैं, गिर गए हैं, उनको चोटें आई हैं। कांग्रेस की तरफ फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है किसी को चोट लगी है या कोई घायल है। तो आपको लग रहा है क्या कि ये जो अंबेडकर साहब के लिए जो ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है संसद में, वो किस जगह जाके बैठेगा? क्योंकि आज सेकंड लास्ट डे है, इसके बाद शीतकालीन सत्र भी। इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह से एग्रेशन दिखाया जा रहा है कि कौन अंबेडकर जी के लिए ज्यादा हिमायती है और कौन उनकी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो इसमें लड़ाई सिर्फ यही है कि साहब जो दलित वोट बैंक है उनके बहाने दलित वोट बैंक को कैसे साधा जाए। बीजेपी के पास में आप जाहिर सी बात है कि ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसको काटने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की बात कर रही है ताकि
उसको जो है उस वोट को स्प्लिट किया जाए और उसमें से मैक्सिमम जो है, क्योंकि 60% से ऊपर जो है ओबीसी वोट बैंक है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ पीछे खड़ा हो जाता है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे लोकसभा में भी वो मेजॉरिटी वोट बैंक उन्हीं के साथ में खड़ा रहा। यूपी एक एक्सेप्शन था, महाराष्ट्र एक्सेप्शन था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में बाजी मार ली है, तो कांग्रेस के लिए एम्बैरेसिंग है, क्योंकि उनका नैरेटिव था कि वो यात्रा चलती रहेगी, महाराष्ट्र में भी वो जीतेंगे, लेकिन वो वोट बैंक उनके साथ में न उस नैरेटिव के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। तो कांग्रेस के लिए जो परेशानी का कारण है कि उस वोट बैंक को फिर से अपने साथ कैसे बनाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि 12% के आसपास जो है दलित वोट बैंक है, जो कि शायद उनको सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो इतनी कम सीट क्यों आती। यूपी के साथ ये है, क्योंकि यूपी में जो उत्तर प्रदेश में जो है, आपने देखेंगे कि उनके सामने मुद्दे सामने हैं, इसीलिए वहाँ पर भी आपने देखा कल प्रोटेस्ट हो रहा था, तो एक कार्यकर्ता जो है बेहोश होकर गिर गया, अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ भी श्रद्धांजलि सभा वगैरह आयोजित की जाती गई है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। तो ये एक साथ कई मुद्दे उभर के आ गए हैं जो कि कांग्रेस को पॉलिटिकली बेनिफिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका शायद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कितना फायदा उठा लें। अम्बेडकर के बहाने दलित वोट बैंक, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहाँ इलेक्शन 2027 में है, आपको पता है, तो वहाँ पर बीएसपी जो है हाशिए पे सिमट गई है। उसका जो 19-20% वोट बैंक हुआ करता था, वो इस बार 9% के करीब आ गया है लोकसभा इलेक्शन में। तो 9% के आने का मतलब वो लोग बिल्कुल किनारे हो गए हैं, उनका सिर्फ एक एमएलए जीत पाया। तो इस तरह से जो वैक्यूम बना हुआ है वहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर, शायद उस पर भी निशाना कांग्रेस पार्टी का है। वो समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस करके ये दो दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, ये कंसोलिडेटेड चंक जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव जो लोग वहाँ होंगे यूपी में, उसमें जो चंद्रशेखर हैं, जो खुद भी पिछले दिनों संसद में बोल रहे थे कि आप लोग दलितों को बोलने नहीं दे रहे, दलितों की आवाज़ को यहाँ भी दबाया जा रहा है, जब उनसे कहा गया कि आप 1 मिनट से ज़्यादा बोल चुके, अब आप दूसरों को समय दें, तो उन्होंने दलित का मुद्दा वहाँ भी उठाया था। तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी में मायावती के बाद एक नया चेहरा उभर रहा है या उभर चुका है? नहीं, देखिए, जो दलित राजनीति है उसमें रीजनल लेवल पे जो लीडर्स उभरते रहे हैं, थोड़ा बहुत भी वैक्यूम बनता है, तो हमारी डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि जो एक्टिव होता है नए लोगों को भी मौका मिलता है। वहाँ पर जो स्पेस वेस्टर्न यूपी की सीट से वो जो जीते हैं, वहाँ पर एक सीट उन्होंने जीती अपनी सीट, तो इसलिए जीती कि बीएसपी वहाँ कमज़ोर हुई, प्लस उनके साथ में वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम वोट बैंक भी आप जानती हैं कि अल्टरनेटिव खोजती है। बीजेपी के खिलाफ कोई सशक्त कैंडिडेट होता है तो उसकी तरफ उनका नेचुरल टिल्ट होता है, तो उस कॉम्बिनेशन में जो है वो जीते हैं। और उनकी रणनीति एग्रेसिव पॉलिटिशियन के रूप में, यूथ के रूप में इस तरह से है कि साहब अगर वो एग्रेसिव नहीं होंगे अपने अपने वोट बैंक को लेकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हुए, तो उनको भी अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करना है। हरियाणा में उन्होंने अलायंस किया था, आपको याद होगा कि जी। जो उन्होंने अलायंस किया था वो फेल हो गया, वो अलग बात है। लेकिन राजनीति में आपको आने वाले समय के लिए जो है दृष्टि रखते हुए आपको अपनी पार्टी के एक्सपेंशन को लेकर, उसके वोट बैंक को लेकर चिंता तो करनी होगी। लेकिन ये बात सत्य है कि जो बीएसपी के कमजोर होने से वैक्यूम हुआ है। दलित वोट बैंक का जो है, जो बहुजन समाज का वोट बैंक का एकाधिकार इधर उधर चला गया है, उसमें बीजेपी का कुछ कब्जा हो गया है। इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो है आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को भी उसका एक अंक मिला है। तो वो स्पेस है जिसको फिल करने के लिए, जिसको पाने के लिए लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को भी अपने कार्डर्स को अपने दम पे ऊपर करना है। आपने दिल्ली चुनाव होना है नेक्स्ट ईयर, इस जनवरी में एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो उसमें भी आपको देखा कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही, किसी से अलायंस नहीं कर रही है। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे राजनीतिक डेवलपमेंट हैं जिसमें कांग्रेस को एग्रेशन के साथ अपने को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो तीसरे टर्म में जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस फिर से पिछड़ी और आगामी चुनाव में भी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें वो पिछड़ती ही चली गई, ऐसे में कांग्रेस को अपना एग्रेशन दिखाना ही होगा। लेकिन ये एग्रेशन पहुंच गया धक्का मुक्की तक। तो आप क्या जानना चाहते हैं और आपको ये क्या लगता है कि राहुल गांधी के साथ जो धक्का मुक्की हुई या उन्होंने क्या कोहनी मारी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए India.com। धन्यवाद।